दोस्तों, आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, जो हमारा भारतीय इतिहास है, जो बीपीएससी में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कम 10 से 15 क्वेश्चन, मतलब 10 से 15% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग आज बिहार के बारे में देखेंगे, जो बिहार में जो पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, कृपया इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जितना हो सके आप शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, इतना ज़्यादा हम चाहते हैं कि इस वीडियो को पहुँचे, जो तैयारी कर रहे हैं उनको आसानी हो तैयारी करने में। ठीक है, और जो आगामी जो एग्ज़ाम है 67 CDPO सबके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, और ये टॉपिक भी बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। ठीक है, कृपया वीडियो को अच्छे से देखें और शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अंजीरा से, दम्ब, सदात से, किली, गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा मेहरगढ़ से। मतलब भारत में जो जो प्राचीनतम काल साक्ष्य जो मिला है पशुपालन और कृषि का, ये मिला है मेहरगढ़ से। कहाँ? मेहरगढ़ से। ठीक है, और आगे बात करें ये इसके बारे में। ठीक है, कि क्या है, तो उपमहाद्वीप कहाँ है, तो मेहरगढ़ को माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ को माना जाता है। ठीक है, मतलब 7,000 से लेकर 5500 ईसा पूर्व का एक मध्य क्षेत्र था। कुछ विद्वान जो है मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक है, नए खोजों के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा द्वीप से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, ठीक है, ये है कि आपका निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैल्कोलिथिक, इस पर जोर देना है। यह क्या कह रहा है कि कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ताम्रपाषाण युग। ठीक है, क्या हो जाएगा? ताम्रपाषाण युग। ठीक है, अगर बात करें ताम्रपाषाण युग कहते किसे हैं, तो इसके बारे में अगर जाने तो होगा कि ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, ताम्रपाषाण जो युग है ये, इसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन भी मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, तो तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरण भी मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था। मतलब हड़प्पा में जो मिट्टी का उपयोग हुआ था, मिट्टी का बर्तन का, वो किस रंग का हुआ करता था? लाल, नीला, पांडु और नीला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लाल। मतलब हड़प्पा के समय में जो मिट्टी के जो बर्तन होते थे वो लाल रंग का होते थे, जिसका उपयोग हम लोग करते थे, वो लोग करते थे। ठीक है, ये लाल रंग के होते थे। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, कि हड़प्पा है कि में हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे और प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, पैर से डिजाइन के आधार पर बर्तन की दो श्रेणी होता, दो तरह का होता था। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरा चित्रित विभांड। ठीक है, मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण करते थे। ठीक है, आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। तो सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ये आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आगे चलें, बात करते हैं कि ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। ठीक है, लेखन कला के ज्ञान के पहले कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। ठीक है, सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक से पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पकीट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पक्की से बनी इमारत। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है, जहां पर नगर और कस्बे का एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व क्या है, तो अन्नागार मिला है। ठीक है, आगे है
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। ठीक है, तो सही आंसर आ जाए लोथल है। सॉरी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोथल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी का है, अगर डिटेल बात करें तो हड़प्पा स्थल लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगा नदी किनारे स्थित था। ठीक है, उस समय भी यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो था हड़प्पा कलिंग बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कलिंग स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? धोलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो बनावली, मतलब हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और लोथल। इनमें से कोई नहीं, एक से सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। मतलब जो हड़प्पा नगर है वो जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा से। ठीक है, कहा जा रहा है कि प्रसंगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की खाड़ी के निकट स्थल लोथल से गोदीवारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हड़प्पा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिलती है। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृपया आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जितना हो सके शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, आगे हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स और बी.ए. स्मिथ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी.ए. स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? बी.ए. स्मिथ हो जाएगा, क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। वर्ष 1926-27 में से लेकर 333-34 तक माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा के उत्खनन के कार्य से संबंधित रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहा रहा है बोगज कोई क्या है? तो बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। वेदों के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वहाँ अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, बोगज कोई जो है बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों के जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्यों के लिए रक्षा के केंद्र इंद्र, मित्र, वरुण एवं देवताओं का आह्वान करते थे, जिससे ज्ञात होता है कि वैदिक काल ईरान से ही भारत में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध था किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, प्रसूनी। तो ये हो जाएगा आंसर इसका। दसराज युद्ध जो हुआ था ये प्रसूनी नदी किनारे हुआ था। ये वर्तमान में उसका नाम क्या है? तो रावी है। ठीक है, किसके बीच हुआ था तो उस भी बता रहे अभी कि जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां, 9वां, 10वां। तो हो जाएगा ये 9वां मंडल। मतलब ऋग्वेद में जो कुल टोटल 10 मंडल होते हैं, जिसमें से 9वां मंडल जो है वो आपको सोम को समर्पित है। ठीक है, सोम जो है क्या था? तो सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजमंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करेंगे टोटल। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। चूँकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आज लिए हम लोग, तो लगभग 80 के करीब क्वेश्चन गया है। ठीक है, इतना मतलब 70 से 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और अच्छे से देखें और पूरे वीडियो देखें। ठीक है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी और स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेपर नामांकित देवता। तो हो जाएगा हमारा सोम और इस पेपर नामांकित देवता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो गायत्री मंत्र जो है हमारा
ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के कौन सा मंडल में, तो ये तृतीय मंडल में वर्णित है, ठीक है। कौन सा मंडल में अगर पूछा जाए तो तृतीय मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशेषिक, क्योंकि वैशेषिक के अनुसार सृष्टि का निर्माण यह अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम, पाटलिपुत्रा, मगध, वैशाली। इनमें से सही आंसर जो है कुंडग्राम। मतलब महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम या कुंडलपुर में है। ये कहाँ है, ये हमारा है वैशाली के निकट है, ठीक है। क्योंकि माता त्रिशला थी जो वैशाली की लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता उनका सिद्धार्थ ज्ञाति क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, ठीक है। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है, तो महावीर जैन की मृत्यु कहा जा रहा है, क्वेश्चन है महावीर जैन की मृत्यु, ठीक है, किस नगर में हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी, मतलब किस नगर में उनकी मृत्यु हुई थी, राजगीर, पावापुरी, सांची, समस्तीपुर। तो इनका सही आंसर हो जाएगा पावापुरी। मतलब महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था वो हमारा पावापुरी में हुआ था, ठीक है। 72 वर्ष की आयु में राजगीर के सही स्थित है ये पावापुरी, वहाँ इन्होंने शरीर त्याग दिया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, जमाली, यशुत, विपिन, प्रभास। तो उनका जो प्रथम शिष्य है वो जमाली है, ठीक है। मतलब उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, उनसे प्रियदर्शन नामक एक पुत्री जन्म हुई थी। उसी पुत्री का जो विवाह होता है जमाली से होता है, ठीक है, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन जाता है, और यह उनका प्रथम शिष्य भी होते हैं, ठीक है। जमाली जो हैं वो महावीर जी के प्रथम शिष्य भी हैं, ठीक है। और जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुत्तरवाद नामक एक नए संप्रदाय की शुरुआत की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वकाली जैन ग्रंथ कहलाता है, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। क्या हो जाएगा, तो 14 उपपूर्व। मतलब 14 पूर्व जो था प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, क्योंकि अंतिम नंद राजा के समय में, अगर अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। ये ही महावीर के द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का आंकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कहा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, ठीक है। तो लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्रा, वैशाली, ठीक है। कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था, ठीक है। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि पर एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाते हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किए और उन्होंने उरुबेलस में से वे सबसे पहले ऋषि पत्तनम, मतलब वर्तमान में वो सारनाथ हैं, वहाँ गए। वहाँ उन्हें 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया था, और इस उपदेश को, प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और यह उपदेश जो था वो क्या था, तो दुख के कारणों, दुख का अंत के उनके समाधानों से संबंधित है। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। उसका जो महापरिनिर्माण हुआ था उनका, तो हुआ था हमारा कुशीनगर में, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसके पश्चात वे बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली, कौशल सभी राज्य वहाँ गए हैं। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार आपको कौन सा हुआ है, तो वो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार महात्मा बुद्ध ने किस राज्य में दिया था, ये कौशल राज्य में दिया था, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल एग्जाम में, बीपीएससी में जो बीपीएससी दे रहे होंगे उनको पता होगा, ठीक है। आप लोग अभी जो डिस्कस भी कर रहे हैं, पता भी चल रहा है चीज़ें कि जैन से हुआ है ज़्यादा क्वेश्चन, उसका फिर बौद्ध में आ गए हैं, ठीक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध, ठीक है। ये बौद्ध का है। देखिए त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की मतलब त्रिपिटक बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, तो उनको त्रिपिटक कहते हैं। एक विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के वचन है उसमें, अभिधम पिटक जिसमें दार्शनिक सिद्धांत बताए गए हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न है, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, निम्नलिखित किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ठीक है।
बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, तो जैन धर्म। कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन अपनाए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न के संज्ञा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी बात जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे, नहीं है पूछा जा रहा है। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, इति व यादों की अस्वीकृति। तो इसमें आत्मदमन जो है वो क्या है, तो ये समान नहीं हो, क्योंकि गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। ये मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, इसके विपरीत अगर बात करें महावीर स्वामी का, तो उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या किया और शरीर त्याग को आवश्यक बताया। बोध गया में जो बोधि वृक्ष है अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। तो ये जो आंसर हो जाएगा हमारा सही, तो ये पंचम पीढ़ी का है। ठीक है, वर्तमान में। ठीक है, तो महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वैनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद उस स्थान पर दो और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। ठीक है, वर्तमान वृक्ष जो हम लोग देख रहे हैं वो हमारा है कब, तो ये 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। इससे कौन लगाया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने का एवं उठाने का अधिकार है। ठीक है, आगे चल रहे हैं बराबर की गुफाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगिरी के रूप में किया था। आजीविकों ने, थारूओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। तो ये हो जाएगा, ये आजीविकों ने किया था। ठीक है, मौर्य युग क्या है, तो मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवास बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ था। अशोक तथा उसके पुत्र जो थे दशरथ, क्या नाम था, दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। ठीक है, और अशोक के समय बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्णचौपर नामक गुफा प्रसिद्ध है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, आनंद, राहुलोभद्र, मखली गोसाल और उपाली। तो हो जाएगा सही हो सकेगा मखली गोसाल जो थे वो प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में वे मतभेद के चलते क्या हुआ, तो उन्होंने उनकी शिष्यता त्याग कर आजीवक संप्रदाय स्वतंत्र की स्थापना किया। उनकी मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। पाटलिपुत्र संस्थापक कौन है, पाटलिपुत्र के उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनाभ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको ये अशोक, क्योंकि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर किया था। इसने मगध राज साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर जो था शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस शासन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। अजातशत्रु, कलाशोक द्वारा, उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा। हो जाएगा उदयन के द्वारा। ठीक है, हर्यक वंशीय शासक जो था उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की प्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगिरी से इसी नाव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है, तो यह है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ठीक है, तो मगध नरेश उदयन के शासनकाल में सबसे प्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगिरी से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र, अब क्वेश्चन आ गया है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था। मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लिच्छवी। मतलब वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वो वैशाली विदु का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य है। लिच्छवी वजी संघ का सर्वप्रमुख था। ठीक, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 66 में ही पूछा गया है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, चंपा। तो ये राजगिरी। मतलब 10 से 15% क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो चीज़ें ये भी मिल रहा है, पता चलेगा अभी। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया 53वीं 55वीं में, जस्ट 66 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था, तो बृहद्रथ वंश। इस वंश को पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, इसने जिसने गृहवंश को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है,
उसके बाद इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लेता है। फिर अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अब वंश का नाम पूछ रहा है तो मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त, ये हो जाएगा हर्यक वंश। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 408 ईस्वी अपने पिता एवं हर्यक वंश के संतापी बिंबिसार की हत्या करके वो राजगद्दी पर बैठे थे। इसकी भी हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी और डी आर भंडारकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स वो पहला विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। और एरियन तथा प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान का भेंट का भी उल्लेख किया है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए कनिंघम, ए एच दानी, व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। जो लोग 67 और CDPO दे रहे होंगे तो हो सकता है अच्छे से देखें वो, क्योंकि ये इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं रिपीट होते हैं और 100% रिपीट होंगे। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो देखें और शेयर करें। ठीक है, सर्वप्रथम 37 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों को विवेचन किया है, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम प्रिय की पहचान सिंहल के राजा तीस से कर डाली। ठीक है, कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सिंहली अनुसूतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद। नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो इंडिका है। तथा चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेश लेखक निर्याकस, नेस्क्रियस, अरिस्तोबुलस, मेगास्थनी तथा मेगास्थनी थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सुनाई देता है। ठीक है, और जिसकी पुस्तक मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका है, जिसमें मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के विष्णुगुप्त, मेगास्थनी, डायमेकस और प्लिनी। तो ये हो जाएंगे। मेगास्थनी की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर के प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र के नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा किया जाता है। इसकी कुल 6 समितियाँ होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेगास्थनी जो था वो किसका दूत था? सेलूकस, सिकंदर, डेरियस, यूनानी, इनमें से कौन है? ये सेलूकस का दूत था। ये आपका सेलूकस का दूत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि कहा जा रहा है, इसी को देख रहे हैं पहले। मेगास्थनी सेलूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज में से भेजा गया था, जो यूनानी राजदूत था। इससे पूर्व यह अराकोसिया के क्षेत्र के राज दरबार में सेलूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनी से काफ़ी समय में मौर्य दरबार में निवास किया गया। भारत में उसने जो कुछ भी सुना उसे इंडिका नमक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। अंतिम मौर्य सम्राट था जालौक, अवंती वर्मा, नंदी बर्मन, बृहद्रथ। जो अंतिम जो मौर्य सम्राट था वो बृहद्रथ था। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? ठीक है, तो ये जूनागढ़, बेतरी, नासिक, सांची। गुजरात जूनागढ़ रुद्रदामन की एक अभिलेख प्राप्त हुआ। ये शिला पर उत्कीर्ण है। इसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की प्रति तथा उसके स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खिदे हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? किसका झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, हुबिस्क। तो ये खारवेल हो जाएगा। मतलब चेदी जो थे, अब क्वेश्चन है, चेदी का कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी की पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक यहाँ तिथि के अभिलेख प्राप्त हुआ। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास के जानने का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध कहाँ से था? सातवाहन, महावेगवाहन, चेदी वंश, रठभुंजक वंश। इसका सही में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महावेगवाहन नामक व्यक्ति था। इस वंश का नाम महावेगवाहन पड़ गया था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ और खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र हाथी गुम्फा अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दिया है। ठीक है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन पर्याप्त प्रसिद्धि में मिलता है। इनके लेखक हरिसेन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वो कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। इसका हो जाएगा स्कंदगुप्त। ठीक है, हुनों का पहला आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों में वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएसए के अनुसार हुन आक्रमण का नेता खुशनेवाज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपहर कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल की वाली भूमि, जोती हुई भूमि। इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई भूमि। ठीक है, बिना जोती हुई भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना जोती हुई भूमि जिस भूमि पर खेती न की गई अभरत भूमि कहा जाता है वह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। चीन यात्री संघ यूनियन ने भारत की यात्रा किया था 515 से 20, 515 से 525 से 29 ईस्वी, 545 से 552 और 592 से 597। तो ये हो जाएगा सही आंसर आपका 515 से 520 ईस्वी। मतलब चीनी यात्री संयुगन जो था 598 में भारत आया था। ठीक है, और अपने 3 वर्षों में के यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? फाहियान, वेनसंग, नित्सिंग, तारानाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा वेनसंग ने आया था। ठीक है, अब बात करेंगे कि हर्षवर्धन के समय में सर्वप्रमुख घटना जो था चीनी यात्री वेनसंग के भारत आगमन क्या है? ठीक है, उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा था महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने का था, जो उन दिनों भारत में सुलभ था। ठीक है, ये जो है उसकी भारत यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया जिसे कहा जाता है सियुकी। ठीक है, कल्हन की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी। इसका सही आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी नाम है। कल्हन ने राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास पर लिखा। इस ग्रंथ का रचना कल्हन ने जयसिंह के शासनकाल में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र में प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना किया है। ठीक है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यवस्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। तो ये हो जाएगा बिहार। ठीक है, क्या हो जाएगा बिहार। उदंतपुर जिसे हम क्या कहते हैं उदनापुर, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, यह बिहार में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के शासनकाल प्रथम शासक गोपाल ने किया था। कन्नड़ वंश का शासक कौन था? नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव। इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा नान्यदेव। ठीक है, नान्यदेव हो जाएगा। ठीक है, कन्नड़ वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरागढ़ को बनाया। कन्नड़ वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह, श्याम सिंह। तो इसका सही आंसर हरि सिंह। कन्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, धर्मशास्त्रों के समय। सही आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। मतलब धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्ण, कौन कौन से वर्ण हो जाते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियाँ हैं। अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का निर्वाह अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया था। पाणिनि ने 2 प्रकार के वर्ण शूद्र का उल्लेख किया, निर्वसित और अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र के अस्पृश्य माने जाते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया जाता था? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगीर। तो हो जाएगा इसका आंसर कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो है कि बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति जो हुआ था कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडलवन हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। अशुघोष इसके उपाध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों का सम्यक विचार किया गया और उन्होंने पिटक प्रभाष से लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली। सही आंसर हो जाएगा राजगीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन। तो अगर बात करें इसमें, ठीक है, इसमें बात करें जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जन्म बोध गया में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध प्राप्ति कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में।
प्रथम प्रवचन हुआ था आपका सारनाथ में और निधन हुआ था आपका कुशीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये हुआ था गौतम बुद्ध को वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, जहाँ पे महाबोधि मंदिर बनाया गया है। ठीक है, जो अगर बात करें पीछे भी जाए कि बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और इस स्थल का पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में प्रारंभ किया था। कौन सम्राट अशोक ने, परंतु इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। ठीक है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के काल में हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, हो सकता है सिटी 7 पूछे जाए। ठीक है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के काल में युग में प्राप्त हुआ है? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। तो इसका हो जाएगा सही आंसर कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में हीनयान महायान नामक 2 स्वतंत्र संप्रदायों में से विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध का देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। उसके साथ उसने अनेक बोधिसत्व की भी पूजा प्रारंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब अच्छे से देखें। ठीक है, और सारा वीडियो अच्छे से देखें शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि आपके काम की चीज़ें इसमें बताई गई है जो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। ठीक है, मतलब विश्व की जो प्रथम गणतंत्र व्यवस्था था वैशाली में ही था। ठीक है, और 6वीं शताब्दी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, वहीं मज्जी तथा मल्ल 2 राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी क्या था? तो 8 राज्यों का एक वज्जी जो था 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली जो था सर्वाधिक शक्तिशाली था। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? महाजनपद, ये महाभारत, अंगुत्तर निकाय, छांदोग्य उपनिषद और संयुक्त निकाय हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। मतलब बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध किया गया। 16 महाजनपद 16 है। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, गुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, सुगंभोज। इसमें से एक अस्मक जो है वो दक्षिण भारत का स्थित है। ठीक है, एकमात्र जनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। तो ये हो जाएगा गुप्त काल में। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर में निकट स्थित था। इसमें ध्वंसावशेष ग्राम गुरु में आज भी बिखरे हुए। 5वीं शताब्दी में मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त जो थे इसके प्रथम ने नालंदा बिहार में दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और ललित नामक गुप्त शासकों ने इसे बिहार को दान दिया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? पूछा जा रहा है कि किस लिए प्रसिद्ध है? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। ये हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बौद्ध दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध। इसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री कौन आया था? वैनसांग आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्व एकत्रित करने के लिए, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु। ठीक है, और स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए में से कोई नहीं से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है, इसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी का बढ़िया क्रम, वेतनमान, सैनिक का उत्तरदायित्व। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। नीचे एक वक्तव्य दिया गया कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। दूसरा है कि महाविहार को राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया था। तो ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, क्योंकि नालंदा में एक विख्यात पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया था। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईस्वी पूर्व शताब्दी, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी, ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी, ईस्वी पूर्व 1ली शताब्दी। सही हो जाएगा ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी। उसकी प्रथम मगध साम्राज्य का जो महत्ता का वास्तविक संस्थापक था राजा बिम्बिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, मध्य की राजधानी कहाँ थी? फिर वही क्वेश्चन,
पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज, चंपा, चंपा। इसमें 2 सही हो जाएगा क्योंकि देगा विकल्प में ए और सी को, तो गिरिब्रज और वैशाली। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। बाद में ए और सी इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों आंसर सही हो जाएंगे क्योंकि मगध बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ठीक है, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर प्रशासन करने वाला प्रथम राजवंश के विषय में राजवंश के बहुत ग्रंथों में पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। ठीक है, इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिब्रज को राजधानी बनाया। प्राचीन काल में मगध जनपद की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्रा, वैशाली, चंपा, अंग। तो इसका आंसर जो है सो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसका आंसर आयोग ने दिया था। ठीक है, इसका आंसर जो था आयोग ई दिया था क्योंकि गिरिब्रज था पहला राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नंद वंश के पश्चात मगध ने किस राजवंश पर शासन किया था? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। तो ये हो जाएगा मौर्य वंश। मतलब नंद वंश की स्थापना कौन किया था? तो शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुआ था। उग्रसेन, जिसने पुराणों में महाप्रथम कहा गया, पंडुक, पंडुगति, भूतकाल, राष्ट्रपाल, गोविष्णु, दस्युदक, कैवर्त और धनानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है कौन? भास, शूद्रक, विशाखादत्त और अश्वघोष। उसमें हो जाएगा विशाखादत्त। मतलब विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना मिलता है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशल और कुलहीन बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर की समकालीन था? महापद्मनंद, धनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। हो जाएगा धनानंद। ठीक है, महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इसी वंश का अंतिम शासक धनानंद था जो सिकंदर के समकालीन था। उसे यूनानी शासक अगरमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो किसका बना हुआ था? तो हमारा बना था लकड़ी का। ठीक है, मतलब बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं पुरहर में की गई है। खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के उसके विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधान का गठन किसने किया था? तो चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी। इसको नहीं तो हो जाएगा शिवाजी। ठीक है, शिवाजी के राज्य प्रशासन के लिए प्रशासन पर अष्टप्रधान की व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन के में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कौन मौर्य शासक है जिसने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? अशोक, तिरहुत, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और कुणाल। इसमें हो जाएगा चंद्रगुप्त जो था वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इसी संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम पर था। कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख और रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख और अशोक का सुपर अभिलेख। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा कि रुद्रदामन के जूनागढ़ से अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक गुप्त ने वहाँ सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के गवर्नर तुसाप ने इस जलाशय को बहुत सी नहरें बनाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश है, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो ये श्रीलंका था। ठीक है, तृतीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक के अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केलपुत्र, ताम्रपत्नी मतलब श्रीलंका का छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगीर। ये हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र। सीनियर श्रुतियों के अनुसार दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल को पाटलिपुत्र मुगली पुत्र की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सा यूज हुआ था? संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो यह हो जाएगा प्राकृत। अशोक के इतिहास में हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन आपका 3 वर्गों में किया गया है। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। ठीक है, शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न
स्थानों से प्राप्त किया। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एड़ीगढ़ी, सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख आपको प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी दोनों में लिखा गया। केवल दो अभिलेख ऐसे हैं जो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं आगे। ठीक है, कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, नंदनगरी। तो ये खरोष्टी हो जाएगा। खरोष्टी जो था दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरेस, लैसेन, कनिंगम आदि को है। ठीक है, यह उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। ठीक है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, फिर में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा क्योंकि अशोक धर्म जो था एक नैतिक संहिता थी अशोक ने, और सातवें लिखित के माध्यम संदेश देते हैं कि उपानिषद में कानवे दया दाने, सचे सोचिए, माधवे सधवे चौ। ठीक है, जैसा अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया करना। ठीक है, दया करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा सदुरता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता आता है। सही विकल्प ये होगा। ठीक है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मास्की का लघु स्तंभ, रोमिंदेय स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाब्रो स्तंभ। जिसका सही आंसर हो जाएगा भाब्रो स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। ठीक है, क्योंकि अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं को प्रिय, देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी। तो पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक सुधार। इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर लिखा गया है? आर्थिक संबंध, शासन के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय, फिर इसमें कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसका दो आंसर है इसमें। ठीक है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र, शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक। इसमें राज के लिए मंडल है, एक सिद्धांत जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग और दोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्यवस्था मिलती है इसमें। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन में कृषि, शिल्प और व्यापार व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेगास्थनीज, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? 4, 5, 6, 7। 4 श्रेणी में। कौन कौन सी श्रेणी था? 4, दार्शनिक, कृषक, कारीगर, पशुपालक, कारीगर। 4 नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 7 श्रेणी। ठीक है, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। तो इसलिए कि हम लोग इसका एक पार्ट और होगा, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं प्राचीन भारत के, बिहार स्पेशल का। क्या कहते हैं, बिहार में जो पीछे पूछे हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसको शेयर कर जितना हो सके। ठीक है, इसका जस्ट ही बहुत मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।